रुत आ गई रे। हमारे इस सीरीज में हम बात करते हैं ऋतुओं की। आयुर्वेद संहिताओं में इन ऋतुओं के बारे में क्या वर्णन आया है, इसमें हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी हो जिससे हम हमेशा निरोगी रह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार राहने। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूं और आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं वसंत ऋतु के बारे में। वसंत ऋतु यानी बहारों का मौसम। जी हाँ, जैसे ही हिंदू नया वर्ष शुरू होता है तो पहला मास होता है चैत्र और दूसरा वैशाख। चैत्र और वैशाख जो मास होते हैं इनके दरमियान जो आता है वो है वसंत ऋतु। गर्मी के दिनों के पहले कुछ दिन जो रहते हैं वो वसंत ऋतु से शुरुआत होती है। नया साल शुरू होते ही चैत्र की नवरात्रि शुरू होती है, गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है या उगादी शुरू होती है। तो इन त्योहारों का ये ऋतु है। साथ ही श्री राम नवमी और हनुमान जयंती भी इसी महीने में या इसी मास में आते हैं। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए वसंत ऋतु का बहुत ही महत्व आयुर्वेद संहिताओं में वर्णन है। विशेषता ऐसे लोग जिन्हें कफ संबंधी बीमारियां होती है, कफ संबंधी बीमारियां जैसे पुरानी सर्दी है, खांसी है, एलर्जी की शिकायत है या अस्थमा की शिकायत है या अपने फेफड़ों से संबंधी कोई समस्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधी कोई समस्या है, तो उन लोगों के लिए अगर इस ऋतु की ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो इन बीमारियों से भी दूर होने में मदद मिल सकती है और इनका पुनर्उद्भव यानी ये बीमारियां फिर से ना हो, इसके लिए भी बहुत सारी क्रियाएं इस वसंत ऋतु में आयुर्वेद संहिताओं में बताई गई है। वसंत ऋतु जो है वो शिशिर ऋतु के बाद आता है। शिशिर ऋतु यानी ठंडी के दिन। ये ठंडी के दिनों में जो कफ जमा हो जाता है तो वसंत ऋतु में जो गर्मी शुरू होती है, गर्माश बढ़ना शुरू होता है, तो इससे इस कफ का विलयन होता है और कफ दुष्टि से होने वाले विकार इस ऋतु में बनना शुरू होता है। कफ दोष की प्रकोपावस्था वसंत ऋतु में होती है, इसलिए इस कफ दोष के शोधन के लिए यह सर्वोत्तम ऋतु है। इसके बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन महर्षि वाग्भट ने लिखा है अपने अष्टांग हृदय संग्रह में। महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि कफ रोगों को अगर जीतना है तो उसकी शुद्धि करना यह पहला काम इस ऋतु में करना चाहिए। कफाश्चितो ही शिशिरे वसंते अर्काशु तापिताः ऋत्वा अग्निकुरुते रोगांतस्त त्वरया जयेत। इसका मतलब है कि कफ जो संचित हो जाता है इस शिशिर ऋतु से वो प्रखर किरणों से, सूरज की प्रखर किरणों से प्रकुपित होता है और ये प्रकुपित हुआ कफ जठराग्नि को क्षीण करता है। जो हमारे जठर में, हमारे आमाशय में या हमारे पेट में जो अग्नि रहता है पाचन करने के लिए, उसको क्षीण करने का काम ये कफ दोष करता है जो प्रकुपित हो जाता है। और अगर अग्नि क्षीण हो जाता है तो ये शरीर में बहुत सारे विकार निर्माण करता है। हमने पहले भी काफी वीडियोस में देखा है कि अग्निमांद्य बहुत सारे विकारों का कारण है। तो ये अग्निमांद्य अगर शरीर में नहीं होना चाहिए तो इसके लिए इस कफ का शोधन करना बहुत जरूरी है, इस कफ की शुद्धि करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ वमन क्रिया जो है उसका उपयोग करके इस कफ को शरीर से बाहर निकालना चाहिए। वमन क्रिया ये पंचकर्म की एक क्रिया है जिसमें उल्टी होने की दवा दी जाती है और जिससे शरीर में प्रकोपित हुआ ये कफ दोष शरीर से बाहर निकाला जाता है। दूसरी जो क्रिया इसके लिए बताई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, ये भी पंचकर्म की क्रिया है, वो है नस्य क्रिया, जिससे नाक के द्वारा आपके शरीर में कुछ औषधियां प्रविष्ट की जाती है। तीक्ष्ण नस्य का करना इस वसंत ऋतु में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये तीक्ष्ण गुणों की औषधियां इस कफ का भेदन करती है, उनका छेदन करती है और उन्हें शरीर से बाहर निकालती है। तो इसलिए वसंत ऋतु में नस्य करना भी बहुत ही अच्छा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये तो हो गई पंचकर्मों की बात या शुद्धि की बात। इसके अलावा भी इस ऋतु में जो आहार है वो भी रुक्ष और लघु गुणों का होना बहुत जरूरी है। रुक्ष इसलिए कि जो कफ है उसका स्त्राव कम करने के लिए रुक्ष गुण का आहार मददगार होता है और लघु का मतलब है पाचन में हल्का आहार लेना भी इस ऋतु के लिए अच्छा माना गया है क्योंकि
कफ दृष्टि से जो अग्निमांद्य होता है, पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में अगर हम लघु आहार का सेवन करेंगे तो ये पाचन के लिए हल्का होगा, इससे अजीर्ण नहीं होगा और शरीर में आम दोष की निर्मित होकर दूसरी बीमारियां नहीं बनेगी। रुक्ष और लघु आहार में हम मूंग दाल का उदाहरण ले सकते हैं। इसके अलावा कुल्थी जो है ये भी वृक्ष है, पाचन में हल्की है, इसका भी सेवन किया जा सकता है। तुअर दाल भी है, ये भी वसंत ऋतु में आहार के लिए योग्य है। इसके अलावा चना या चना दाल का उपयोग भी किया जा सकता है। सुपारी जो हम खाते हैं, सुपारी का भी उपयोग कफ कम करने के लिए होता है और ये पाचन में हल्की है, तो इसका भी सेवन वसंत ऋतु में किया जा सकता है। इसके अलावा कोकम जो है, कोकम भी पाचन में हल्का है और वृक्ष है, तो ये भी कफ कम करने का काम करता है, इसका भी सेवन वसंत ऋतु में किया जा सकता है। इसके अलावा कैथा या उड़ एप्पल जिसे हम कहते हैं, उसका भी सेवन हम आहार में कर सकते हैं, उसकी चटनी बनाकर ले सकते हैं, तो वो भी पाचन के लिए हल्की है, अग्नि बढ़ाने का काम करती है और कफाग्न भी है। इसके अलावा जो मसाले के जो पदार्थ है, जिसमें लौंग है, काली मिरी है, तो इनका भी उपयोग नित्य अगर आहार में हम करते हैं वसंत ऋतु में, तो ये ऋतु से बढ़ने वाले कफ को कम करता है, अग्नि को भी बढ़ाने का काम ये चीजें करती है। काली मिरी और लौंग के सिवाय जीरा और इलायची, इनका भी उपयोग इसी प्रकार से किया जाता है। नमक जो हम खाते हैं, तो नमक हम सभी जानते हैं कि नमक जो है पानी को पकड़ के रखता है, तो ये कफ बढ़ाने वाला गुण उसका होता है। लेकिन नमक या सेंधव के जो अलग अलग प्रकार है, उसमें बीड़ लवण का जो वर्णन आया है, ये बीड़ लवण जो है ये वृक्ष है, तो ये कफ भी कम करने का काम करता है और पाचन में हल्का है, तो इसका भी सेवन वसंत ऋतु में किया जा सकता है। जो लोग मांसाहारी है उनके लिए ऐसा मांस जो वृक्ष प्रदेश में रहने वाले प्राणियों का है, जैसे खरगोश है, हिरण है, इनका सेवन किया जा सकता है। शहद तो हम सभी जानते हैं कि कफ के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये वृक्ष भी है और इससे शरीर में कफ लेखन होने का या कफ को खरोंच कर निकालने का काम भी होता है, तो इस शहद का भी उपयोग वसंत ऋतु में करना श्रेष्ठ माना गया है। ये तो हो गई आहार की बात। इसके अलावा विहार यानी अपने जो जीवन शैली है, इसमें भी वसंत ऋतु में नियमित व्यायाम का होना बहुत ही जरूरी है। व्यायाम से शरीर में बल बढ़ता है, शरीर का अग्नि बढ़ने में मदद होती है, तो इसलिए नियमित व्यायाम भी करना वसंत ऋतु में बहुत ही मददगार रहेगा अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य रखना है। दूसरी चीज इसमें कर सकते हैं वो है उद्वर्तन। उद्वर्तन का मतलब है कि वृक्ष या रूखे पाउडर मसाज जिसे हम कहते हैं, रूखे चूर्णों का पूरे शरीर पर लेपन करना या रगड़ना, तो इससे भी शरीर में बढ़ने वाला कफ, अतिरिक्त चर्बी कम होने में मदद मिलती है और शरीर में हल्कापन बना रहता है। और अगर आप अभ्यंग और मर्दन भी नियमित रूप से करते हैं तो ये भी कफनाशक है, तो ये भी वसंत ऋतु में करना बताया गया है। इसके अलावा कुछ खास बातें हैं, जैसे कि सौंठ मिश्रित पानी पीना, मधु यानी शहद मिला हुआ पानी पीना, यह भी इस ऋतु में आप विशेष तौर से कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां पर पानी के फव्वारे उड़ते हैं, तुषार उड़ते हैं, ऐसी जगह में आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, या जहां पर ज़्यादा धूप नहीं हो और ठंडक बनी हो, ऐसी जगह पे भी रुकना इस ऋतु के लिए लाभदायक होता है। दिन के मध्याह्न का समय जो रहता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में गर्माश होती है, तो ऐसा वक्त जो है वो कहीं बगीचे में या कहीं झाड़ियों में, या जब आप घर पे है या ऑफिस में है, तो ऐसे वक्त भी जहां आपको सीधी धूप ना लगे, खिड़कियां जो है वहां से अगर धूप आती है तो उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे शरीर में कफ दृष्टि और ना बढ़े और आपके शरीर में विकार ना हो। ऐसे ऋतु में विशेषता जो पाचन में भारी अन्न है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्निमांद्य होने से पाचन में भारी अन्न शरीर में अजीर्ण और आम की निर्मित करता है। ठंडा लेने का मन होता है, लेकिन जो भी आप चीज़ें ठंडी लेती हो तो ठंडे गुणों की होना जरूरी है। सिर्फ ठंडा स्पर्श होने से ये शरीर में ठंडक ही लाएगा ये निश्चित नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम या जो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं वो शरीर में गर्माश बढ़ाती है, तो उनका सेवन ना करके ठंडे गुणों के अगर आहार का आप सेवन करेंगे या पदार्थों का सेवन करेंगे
तो ऐसा सेवन आपके लिए स्वास्थ्यकर रहेगा। ज्यादा स्निग्ध पदार्थों का सेवन, जिसमें घी और तेल ज्यादा मात्रा में हो, उसका भी सेवन इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। और मधुर और अम्ल, ये दो जो रस है, इसका भी सेवन जो है ये कफवर्धक होता है। मधुर यानी मीठे रस का जो आहार है, तो इस आहार को इस ऋतु में नहीं लेना चाहिए। और लवण यानी नमकीन, ज्यादा मात्रा में नमकीन लेना भी इस ऋतु में कफवर्धक होता है और कफ संबंधी बीमारियां शरीर में बना सकता है। तो इसलिए इस प्रकार का अगर आप आहार विहार नहीं करेंगे तो ये भी शरीर में बनने वाला कफ रोकेगा और आपका स्वास्थ्य बनाए रखेगा। तो यही है वो ग्रंथों की बातें जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करेंगी। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।